नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपकी जिंदगी देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। ये कहानी किसी सुपर हीरो की नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसने नर्क को अपनी आंखों से देखा, लेकिन फिर भी उसने तय किया कि वो दुनिया का सबसे खुश इंसान बनेगा। ये कहानी है एडी जाकू की। एडी जाकू की किताब द हैप्पीएस्ट मैन ऑन अर्थ कोई साधारण किताब नहीं है, बल्कि एक 100 साल के बुजुर्ग का पूरी दुनिया के नाम एक प्रेम पत्र है। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी आंखों के सामने अपनों को मरते देखा, जिसे जलील किया गया, जिसे भूख से तरपाया गया और जिसे लगा कि अब शायद कभी सूरज नहीं निकलेगा। लेकिन आज वही इंसान 100 साल की उम्र में आपके सामने खड़ा है। उसके चेहरे पर झुर्रियां तो हैं, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक है जो जवान लोगों में भी कम ही दिखती है। वो आपसे हाथ मिलाता है और कहता है, नमस्ते, मेरा नाम एडी जाकू है और मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान हूं। एडी शुरुआत एक बहुत ही गहरी बात से करते हैं। वो कहते हैं, मैंने एक सदी देख ली है, मैंने मौत के मुंह में झांका है और मैंने जीवन के सबसे खूबसूरत पलों को भी जिया है। मैं जानता हूं कि नर्क कैसा दिखता है और मैं ये भी जानता हूं कि जन्नत को जमीन पर कैसे लाया जाता है। एडी बताते हैं कि उन्होंने ये किताब इसलिए नहीं लिखी कि वो अपनी बहादुरी दिखाना चाहते थे, बल्कि इसलिए लिखी क्योंकि वो हमें याद दिलाना चाहते थे कि जिंदगी एक तोहफा है। एडी एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि जब हमारे पास बहुत पैसा होगा, बड़ा घर होगा या अच्छी नौकरी होगी, तब हम खुश होंगे। लेकिन एडी कहते हैं कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको कल मिलेगी। ये वो चीज है जो आप आज अभी इसी वक्त चुनते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप स्वस्थ हैं, आपके पास सिर पर छत है और आपके पास एक भी ऐसा इंसान है जो आपसे प्यार करता है, तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। ईडी आज की भागदौड़ भरी जिंदगी को देखकर थोड़ा दुखी होते हैं। वो कहते हैं कि आज के लोग छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं। ट्रैफिक जैम का होना, इंटरनेट का धीमा होना या किसी का बुरा बोल देना। वो अपनी कहानी सुनाकर हमें आईना दिखाते हैं कि असली मुश्किलें क्या होती हैं और कैसे उन मुश्किलों के बीच भी मुस्कुराया जा सकता है। एडी लिखते हैं कि मैं चाहता हूं कि आप रुकें, एक गहरी सांस लें, अपने चारों तरफ देखें। क्या आप देख पा रहे हैं कि आप कितने खुशनसीब हैं? मैं चाहता हूं कि आप मेरा हाथ थामें और मेरे साथ उस सफर पर चलें जहां मैंने नफरत को हराकर प्यार को जीतते देखा। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं उस इंसान की कहानी सुनने के लिए जिसने मौत के सौदागरों को अपनी मुस्कान से हरा दिया? चलिए शुरू करते हैं एडी जाकू के जीवन का वो सफर जो आपको रुलाएगा भी और फिर जीने की नई हिम्मत भी देगा। जो हमारे पास है उसकी कद्र करना ही खुशी की पहली सीढ़ी है। हमारी समस्याएं उतनी बड़ी नहीं है जितना हम उन्हें बना देते हैं। एडी का मकसद नफरत फैलाना नहीं, बल्कि दुनिया को यह सिखाना है कि प्यार और दोस्ती ही सब कुछ है। ईडी जाकू अपनी कहानी की शुरुआत एक बहुत ही गर्व के साथ करते हैं। वो कहते हैं, 1938 से पहले मैं खुद को यहूदी यानी जूविश नहीं मानता था। मैं खुद को एक जर्मन मानता था और मुझे इस बात पर बहुत नाज था। एडी का परिवार लाइप्जिग में रहता था। उनके पिता एक बहुत ही अनुशासित और मेहनती इंसान थे। वो अक्सर कहते थे कि जर्मनी दुनिया का सबसे सभ्य और शिक्षित देश है। एडी के घर में कला, संगीत और साहित्य का बोलबाला था। एडी याद करते हैं कि उनके पिता ने उन्हें एक बहुत ही गहरी बात सिखाई थी। उनके पिता कहते थे, बेटा, कोई तुम्हारी दौलत छीन सकता है, तुम्हारा घर छीन सकता है, लेकिन तुम्हारी शिक्षा और तुम्हारा हुनर कोई नहीं छीन सकता। इसी वजह से एडी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उन्हें मशीनों से, उनके पुर्जों से और बारीक काम करने से बहुत प्यार था। वो एक ऐसे भविष्य के सपने देख रहे थे जहां वो अपनी मशीनों के साथ दुनिया बदलेंगे। लेकिन 1930s के दशक में जर्मनी की गलियों में नफरत का जहर घुलने लगा। हिटलर सत्ता में आ चुका था। अचानक एडी को उनके दोस्तों ने छोड़ दिया। जो लोग कल तक उनके साथ बैठते थे, आज वे उन्हें हिकारत की नजरों से देखने लगे। एडी लिखते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि रातों रात मेरा देश मेरा दुश्मन कैसे बन गया। मैं वही एडी था, मेरा काम वही था, मेरा व्यवहार वही था, फिर अचानक मेरा यहूदी होना मेरी सबसे बड़ी खता कैसे बन गया। 9 नवंबर 1938, क्रिस्टल नाइट, द नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास। ये वो रात थी जिसने एडी की पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। एडी उस रात अपने घर वापस आए थे, ये सोचकर कि घर में वो सुरक्षित रहेंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, नफरत उनके सामने खड़ी थी। नाजियों ने उनके घर में तोड़फोड़ की। एडी को बेरहमी से पीटा गया।
उनके पालतू जानवर को मार दिया गया। उनके पिता का बनाया हुआ सुंदर घर अब मलबे के ढेर में बदल रहा था। एडी को घसीटते हुए बाहर निकाला गया। बाहर हर तरफ शीशे टूटे हुए थे। यही वजह है कि इसे नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास कहा जाता है। एडी कहते हैं कि उस रात मैंने सिर्फ अपना घर नहीं खोया, मैंने अपनी वो गुमान खो दिया कि मैं एक जर्मन हूं। मुझे एहसास हुआ कि अब मेरे पास कोई देश नहीं है, मैं अपने ही घर में बेगाना हो गया था। एडी को एक ट्रक में डाल दिया गया। उन्हें बूचनवाल्ड ले जाया जा रहा था। जाते वक्त उन्होंने मुड़कर अपने शहर को देखा जो आग की लपटों में जल रहा था। उनके पास अब सिर्फ एक चीज बची थी, उनके पिता की वो सीख कि हुनर कभी नहीं मरता। दोस्तों, सोचिए उस जवान लड़के पर क्या गुजरी होगी जिसे अपनी पहचान से प्यार था और अचानक उसे जानवर बना दिया गया। लेकिन एडी की हिम्मत देखिए, उन्होंने तय किया कि वो इस नफरत के आगे झुकेंगे नहीं। दोस्तों, जब एडी को बूचनवाल्ड कॉन्सेंट्रेशन कैंप ले जाया गया तो वो रात उनके लिए सिर्फ एक रात नहीं बल्कि उनकी पिछली पूरी जिंदगी का अंत थी। ट्रक से उतरते ही उन्हें चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। वहां कोई इंसान नहीं बल्कि शिकारी खड़े थे। कैंप में घुसते ही उनसे उनके कपड़े छीन लिए गए, उन्हें नंगा खड़ा किया गया और उनके सिर के बाल काट दिए गए। एडी कहते हैं कि उन्होंने मुझसे मेरा नाम छीन लिया। अब मैं एडी जाकू नहीं था, मैं सिर्फ एक नंबर था। नाजियों ने उनके हाथ पर एक नंबर गोद दिया। ये नंबर इस बात का सबूत था कि अब वो एक इंसान नहीं बल्कि नाजियों की प्रॉपर्टी है। सोचिए, एक पढ़ा लिखा इंजीनियर जिसे अपने नाम और काम पर गर्व था, अब वो सिर्फ एक गिनती का आंकड़ा बन के रह गया था। बूचनवाल्ड में सर्दी ऐसी थी कि सांस लेना भी मुश्किल था। एडी को एक लकड़ी के फट्टे पर सोने के लिए कहा गया, जहां उनके साथ 5 और लोग थे। न कंबल न तकिया, बस एक दूसरे के शरीर की गर्मी ही जिंदा रहने का सहारा थी। वहां का सूप, जिसे सूप कहना भी गलत होगा, सिर्फ उबला हुआ गंदा पानी था। एडी लिखते हैं कि मैंने देखा कि लोग भूख के मारे पागल हो रहे थे। कुछ लोग तो इलेक्ट्रिक फेंसेस से चिपक कर जान दे रहे थे क्योंकि उन्हें उस जिंदगी से मौत बेहतर लग रही थी। लेकिन तभी एक मोड़ आया। नाजियों को मशीनों को ठीक करने के लिए एक माहिर कारीगर की जरूरत थी। जब उन्हें पता चला कि एडी एक बेहतरीन मैकेनिकल इंजीनियर हैं, तो उन्हें मारने के बजाय एक वर्कशॉप में भेज दिया गया। एडी कहते हैं कि मेरे पिता सही थे, मेरा हुनर ही मेरी ढाल बन गया। नाजियों को उनकी नफरत से ज्यादा अपनी मशीनों की चिंता थी। एडी ने तय किया कि वो मरेंगे नहीं, वो हर मशीन को इतनी अच्छी तरह ठीक करेंगे कि नाजियों को उनकी जरूरत पड़ती रहे। ये उनकी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी थी। एडी एक खौफनाक मंजर का जिक्र करते हैं। उन्होंने देखा कि कैसे उनके साथ आए मासूम लोगों को, बूढ़ों को और बच्चों को बिना किसी वजह से मार दिया गया। उस रात एडी सो नहीं पाए। वो आसमान की तरफ देखकर रोए और बोले, खुदा, क्या तुम देख रहे हो? क्या तुम यहां हो? लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। उस रात एडी ने समझ लिया कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें खुद अपनी हिम्मत जुटानी होगी। जब दुनिया आपको एक नंबर समझ ले, तब भी आपको खुद को एक इंसान समझना नहीं छोड़ना चाहिए। एडी ने नर्क के उस पहले कदम पर हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग को अपना हथियार बनाया। दुनिया आपकी कीमत कम कर सकती है, पर आपको अपनी कीमत पता होनी चाहिए। मुश्किल हालातों में खुद को ढालना ही जिंदा रहने का राज है। दोस्तों, बूचनवाल्ड का मतलब होता है चीड़ के पेड़ों का जंगल। नाम कितना खूबसूरत है ना? लेकिन उन कटीले तारों के पीछे जो सच छिपा था, वो किसी भी इंसान की रूह कंपा देने के लिए काफी था। जब एडी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि इंसान की कोई कीमत नहीं थी। वहां मौत एक रोजमर्रा की बात थी। एडी लिखते हैं कि सुबह 4 बजे कड़ाके की ठंड में सबको बाहर खड़ा कर दिया जाता था। एपेल या हाजिरी के नाम पर घंटों उन्हें बर्फ में जमने के लिए छोड़ दिया जाता था। अगर कोई हिलता या खांसता तो उसे बेरहमी से पीटा जाता। वो कहते हैं कि उनका मकसद सिर्फ हमें मारना नहीं था, उनका मकसद हमें ये यकीन दिलाना था कि हम कचरा हैं। वो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को कुचलना चाहते थे। लेकिन एडी ने अपने मन में एक छोटी सी जगह बचाकर रखी थी, जहां वो अभी भी एडी जाकू थे, न कि सिर्फ एक कैदी। इस नर्क में भी एडी की इंजीनियरिंग स्किल्स उनके काम आईं। उन्हें एक वर्कशॉप में काम मिला, जहां उन्हें नाजियों के लिए औजार और मशीनें बनानी पड़ती थीं। एडी जानते थे कि जब तक उनके हाथ चल रहे हैं, तब तक उनकी सांसें चल रही हैं। एडी ने एक बहुत ही चालाकी भरी तकनीक अपनाई। वो काम तो करते थे, लेकिन बहुत ही परफेक्शन के साथ, धीरे धीरे। वो कहते हैं कि मैंने कभी घटिया काम नहीं किया, क्योंकि अगर मैं गलती करता तो वो मुझे मार देते। लेकिन मैंने कभी ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ काम भी नहीं किया, क्योंकि मैं नाजियों की जीत में मदद नहीं करना चाहता था। ये उनकी छोटी सी लेकिन साहसी चुपचाप की गई जंग, साइलेंट रिबेलियन थी। एडी भूख के उस स्तर को बताते हैं जहां इंसान अपनी नैतिकता भूलने लगता है। उन्हें जो सूप मिलता था उसमें अक्सर घास या कंकड़ होते थे।
लोग एक दूसरे से रोटी छीनने के लिए तैयार रहते थे। लेकिन एडी याद करते हैं कि कैसे कुछ लोग अभी भी अपनी रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा किसी कमज़ोर के साथ बांट लेते थे। यही वो पल थे जब एडी को लगा कि इंसानियत अभी मरी नहीं है। वो कहते हैं कि अगर आप किसी की मदद करते हैं तो आप न केवल उसकी जान बचाते हैं, बल्कि आप अपनी इंसानियत को भी जिंदा रखते हैं। एडी ने देखा कि कैसे उनके सामने उनके दोस्तों को गैस चेम्बर या प्रताड़ना के कमरों में ले जाया गया। वो बताते हैं कि मौत की गंध पूरे कैंप में फैली रहती थी। रात को जब सब सो जाते थे तो सिर्फ सिसकियों की आवाज़ आती थी। एडी खुद से कहते थे, एडी तुम्हें आज का दिन निकालना है, कल का कल देखेंगे। उन्होंने आज में जीना सीखा। वो लंबी योजनाएं नहीं बनाते थे, वो सिर्फ अगली सुबह देखने का सपना देखते थे। दोस्तों, बुकेनवाल्ड ने एडी को सिखाया कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत शरीर नहीं बल्कि उम्मीद है। एडी कहते थे कि जिस दिन एक कैदी अपनी आंखों में उम्मीद खो देता था, वो उसी दिन मर जाता था। लेकिन एडी की आंखों में अभी भी एक चमक बाकी थी। आपका शरीर टूट सकता है, लेकिन आपकी विल पावर को कोई नहीं तोड़ सकता जब तक आप खुद न हार मान लें। दोस्तों, बुकेनवाल्ड के उस नर्क में एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने एडी की किस्मत की लकीर ही बदल दी। नाजियों को अपनी युद्ध की मशीनों और हथियारों के लिए ऐसे कारीगरों की जरूरत थी जो एकदम परफेक्ट हों। जब उन्हें पता चला कि एडी एक हाईली क्वालिफाइड मैकेनिकल इंजीनियर है, तो उनकी नजरों में एडी की वैल्यू बदल गई। नाजियों ने एडी को एक खास दर्जा दिया, इकोनॉमिकली इंडिस्पेंसिबल ज्यू। इसका मतलब था एक ऐसा यहूदी जिसके बिना काम नहीं चल सकता। एडी लिखते हैं, मेरे हाथ पर अब भी वही नंबर था, लेकिन अब मेरे पास एक कागज था जिसने मुझे मौत से कुछ दिनों की मोहलत दिला दी थी। उन्हें एक खास वर्कशॉप में भेजा गया। वहां खाना थोड़ा बेहतर था और सोने की जगह भी थोड़ी कम भीड़-भाड़ वाली थी। लेकिन क्या यह वाकई खुशी की बात थी? एडी के मन में एक गहरा कॉन्फ्लिक्ट था। मैं जिन मशीनों को ठीक कर रहा हूं, वे मेरे ही लोगों को मारने के काम आएंगी। ये एक इंजीनियर के लिए सबसे बड़ा बोझ था। एडी हमें यहां एक बहुत बड़ी सीख देते हैं। वो कहते हैं कि उस वक्त उनकी डिग्री या उनके बैंक बैलेंस ने उनकी जान नहीं बचाई, बल्कि उनके हाथों के हुनर ने बचाई। वो अक्सर कहते थे, अगर आप किसी चीज में एक्सपर्ट हैं, तो दुनिया को आपकी जरूरत पड़ेगी, चाहे वो आपसे नफरत ही क्यों ना करती हो। एडी ने अपनी इस नई पहचान को अपनी ढाल बनाया। उन्होंने मशीनों को इतनी बारीकी से समझा कि उनके बिना उस वर्कशॉप का चलना नामुमकिन हो गया। यही वजह थी कि जब दूसरों को गैस चेम्बर भेजा जा रहा था, एडी को काम पर रखा गया। लेकिन इस नई पहचान के साथ एक बहुत बड़ा दर्द भी आया, अकेलापन। एडी देखते थे कि उनके साथ आए दोस्त और पड़ोसी रोज कम हो रहे हैं। वे जिंदा थे क्योंकि वो काम के थे, लेकिन उनके अपने लोग जा रहे थे। एडी लिखते हैं, कभी कभी मुझे खुद से नफरत होती थी। मैं जिंदा क्यों हूं? क्या सिर्फ इसलिए कि मैं मशीनें ठीक कर सकता हूं? लेकिन तभी उन्हें अपने पिता का चेहरा याद आता। उन्हें एहसास होता कि जिंदा रहना ही नाजियों के खिलाफ सबसे बड़ा विद्रोह है। उन्होंने तय किया कि वो इस पहचान का इस्तेमाल सिर्फ खुद को बचाने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी करेंगे। एडी वर्कशॉप से चोरी छुपे खाने के छोटे टुकड़े या औजार बचा लेते थे ताकि दूसरे कैदियों की मदद कर सकें। ये जोखिम भरा था। अगर पकड़े जाते तो तुरंत मौत मिलती। लेकिन एडी कहते हैं कि जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं, तब आपको अपनी तकलीफ कम लगने लगती है। आपकी काबिलियत आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। एडी ने अपनी इंजीनियरिंग को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी बना लिया। लेकिन नर्क अभी खत्म नहीं हुआ था। आगे उनके सफर में एक और बड़ा मोड़ आने वाला था, द एस्केप, फरार होने की कोशिश। आपकी स्किल आपको उस जगह भी बचा सकती है जहां कानून और इंसानियत फेल हो जाए। कभी कभी जिंदा रहने के लिए हमें ऐसे समझौते करने पड़ते हैं जो दिल को भारी कर देते हैं, लेकिन मकसद बड़ा होना चाहिए। सबसे बुरे वक्त में भी दूसरों की मदद करना ही हमें इंसान बनाए रखता है। दोस्तों, बुकेनवाल्ड में काम करते करते एडी को एक बात समझ आ गई थी, चाहे वो कितने भी अच्छे इंजीनियर क्यों ना हो, नाजी उन्हें कभी आजाद नहीं करेंगे। वो बस एक काम के जानवर थे। 1939 के आसपास उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा था, और यही वो पल था जिसका एडी को इंतजार था। एडी को एक ट्रेन में ले जाया जा रहा था। ट्रेन के डिब्बे खचाखच भरे थे, हवा तक नहीं थी। लेकिन एडी की इंजीनियरिंग वाली आंखों ने
कुछ ऐसा देख लिया जो दूसरों को नजर नहीं आया। डिब्बे के फर्श पर एक ढीला बोर्ड था। एडी लिखते हैं, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था। अगर मैं ट्रेन में रहता तो मौत पक्की थी। अगर मैं कूदता तो शायद एक मौका था। आधी रात को जब गार्ड सो रहे थे और ट्रेन एक सुनसान इलाके से गुजर रही थी, एडी ने उस लकड़ी के बोर्ड को हटाया और चलती ट्रेन के नीचे पटरियों के बीच कूद गए। सोचिए, लोहे के भारी पहिए उनके कानों के पास से गुजर रहे थे। एक छोटी सी गलती और उनके चिथड़े उड़ जाते। लेकिन एडी पटरियों के बीच दुबक कर लेटे रहे जब तक कि पूरी ट्रेन उनके ऊपर से गुजर नहीं गई। एडी आजाद तो थे, लेकिन वो अभी भी जर्मनी में थे, शिकारियों के इलाके में। उन्होंने रात के अंधेरे में चलना शुरू किया और दिन में झाड़ियों या नालों में छिप जाते थे। उनके पास खाना ना था, न नक्शा। वो सिर्फ तारों को देखकर दिशा का अंदाजा लगाते थे। वो बताते हैं कि भूख इतनी थी कि वो खेतों से कच्ची सब्जियां तोड़कर खाते थे। अंत में किसी तरह वो सीमा पार करके बेल्जियम पहुंच गए। वहां उन्हें अपने परिवार के कुछ लोग मिले। थोड़े समय के लिए उन्हें लगा कि शायद बुरा वक्त बीत गया है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं होती। किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1940 में नाजियों ने बेल्जियम पर भी हमला कर दिया। एडी फिर से खतरे में थे। उन्होंने फ्रांस भागने की कोशिश की, लेकिन बॉर्डर पर उन्हें फिर से पकड़ लिया गया। एडी लिखते हैं, वो एहसास बहुत डरावना था। आप एक बार नर्क से भागते हैं और नर्क फिर से आपका रास्ता रोक लेता है। उन्हें फ्रांस के एक कैंप में डाल दिया गया। लेकिन एडी अब वो डरे हुए लड़के नहीं थे जो लाइप्जिग से आए थे। अब वो एक सर्वाइवर थे। उन्होंने फिर से भागने की योजना बनाई। कई महीनों के संघर्ष के बाद एडी चोरी छुपे वापस अपने घर जर्मनी पहुंचे ताकि अपने माता पिता को देख सकें। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था। वो अपने घर के पास एक गुप्त तहखाने में छिपे रहे। एडी कहते हैं, उन कुछ हफ्तों में मैंने अपने पिता के साथ जो वक्त बिताया, वही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई थी। हमें पता था कि बाहर दुनिया जल रही है, लेकिन उस छोटे से कमरे में हम फिर से एक परिवार थे। लेकिन ये शांति भी ज्यादा दिन नहीं टिकी। आजादी मुफ्त में नहीं मिलती, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। एडी ने मौत को करीब से देखा, पटरियों पर लेटे रहे, भूखे रहे, लेकिन हार नहीं मानी। लेकिन अब उनके सामने आने वाला था उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान, ऑशविट्स। कभी कभी जिंदा रहने के लिए हमें मौत के साथ जुआ खेलना पड़ता है। दोस्तों, जब एडी को उनके माता पिता के साथ ऑशविट्स ले जाने वाली ट्रेन में ठूसा गया, तो उस डिब्बे की हालत बयान करना भी मुश्किल था। 3 दिन और 3 रातें, न पानी, न खाना, न हवा। लोग खड़े खड़े मर रहे थे। एडी अपने पिता का हाथ थामे हुए थे, उन्हें हिम्मत दे रहे थे। उन्हें लग रहा था कि शायद वहां भी उनकी इंजीनियरिंग उन्हें बचा लेगी। लेकिन ऑशविट्स कोई साधारण कैंप नहीं था। जैसे ही ट्रेन का दरवाजा खुला, तेज रोशनी और चीखें सुनाई दी। नाजी सिपाही चिल्ला रहे थे, बाहर निकलो, जल्दी। सबको एक लंबी लाइन में खड़ा कर दिया गया। सामने खड़ा था डॉक्टर जोसेफ मेंगले, जो सिर्फ अपनी उंगली के इशारे से तय कर रहा था कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। एडी को बाईं तरफ भेजा गया, काम करने वालों की लाइन में, और उनके पिता और माता पिता को दाईं तरफ भेज दिया गया। एडी ने अपने पिता को देखा। उनके पिता ने बस एक बार अपना हाथ हिलाया, जैसे कह रहे हो, अपना ख्याल रखना बेटा। एडी लिखते हैं, मुझे नहीं पता था कि वो हाथ हिलाना आखिरी विदाई थी। मुझे नहीं पता था कि उस लाइन का मतलब सीधे गैस चेंबर था। मैंने अपने माता पिता को आखिरी बार गले भी नहीं लगाया था। ये अफसोस मुझे आज भी है। उसी रात उनके माता पिता को मार दिया गया। ऑशविट्स की चिमनियों से निकलता धुआं उनकी रूह का हिस्सा बन गया। कैंप के अंदर एडी ने जो देखा, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वहां कुछ ऐसे कैदी थे जिन्होंने पूरी तरह हार मान ली थी। उनकी आंखों की चमक जा चुकी थी। वे जिंदा लाश बन चुके थे। एडी कहते हैं, जिस पल आप मुस्कुराना छोड़ देते हैं और उम्मीद खो देते हैं, आप उसी पल मर जाते हैं। शरीर बाद में मरता है, रूह पहले मर जाती है। एडी ने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे वो कैदी नहीं बनेंगे जिन्होंने पूरी तरह हार मान ली है। वे अपनी आंखों में चमक और अपने दिल में अपने माता पिता की याद जिंदा रखेंगे। एडी बताते हैं कि ऑशविट्स में हवा में हमेशा एक अजीब सी गंध रहती थी। वो जले हुए इंसानों की राख थी। एडी वर्कशॉप में काम करते थे और वहां से वो उन चिमनियों को देखते थे। वे लिखते हैं, वहां भगवान नहीं था, वहां सिर्फ नफरत थी।
लेकिन उस नफरत के बीच में मैंने एक छोटी सी चीज सीखी, ग्रैटिट्यूड। मैं शुक्रगुजार था कि मैं एक और दिन जिंदा हूं। मैं शुक्रगुजार था कि मेरे हाथ सलामत हैं ताकि मैं काम कर सकूं। एडी ने ऑशविट्ज की उन दीवारों के बीच खुद से एक गुप्त वादा किया। उन्होंने कहा, अगर मैं यहां से जिंदा बाहर निकला तो मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान बनूंगा। मैं नफरत को अपने अंदर जगह नहीं दूंगा, क्योंकि नफरत ने ही मेरे माता पिता को मुझसे छीन लिया था। दोस्तों, ऑशविट्ज ने एडी से सब कुछ छीन लिया, उनका परिवार, उनका नाम, उनकी गरिमा। लेकिन वो एक चीज नहीं छीन पाए, उनकी आत्मा। एडी ने उस राख के ढेर से फिर से उठने का फैसला किया, लेकिन वो अकेले नहीं थे। जल्द ही उनकी जिंदगी में एक ऐसा दोस्त आने वाला था जो उनकी ढाल बनेगा। दोस्तों, ऑशविट्ज के उस नर्क में एक इंसान का अकेले जिंदा रहना नामुमकिन था। वहां हर तरफ कटीले तार थे, हर तरफ नफरत थी। लेकिन एडी कहते हैं, नर्क में भी चमत्कार होते हैं, और एडी की जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार था कर्ट। एडी और कर्ट की मुलाकात एक वर्कशॉप में हुई। कर्ट भी एक कैदी था, दुबला पतला, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और बिना किसी शर्त के, बिना किसी लालच के एक दूसरे का हाथ थाम लिया। एडी लिखते हैं, कर्ट मेरा दोस्त नहीं था, वो मेरा भाई था। उसने मुझे तब बचाया जब मैं खुद को बचाना भूल गया था। सोचिए, जहां लोग एक रोटी के टुकड़े के लिए एक दूसरे का गला काट सकते थे, वहां एडी और कर्ट अपनी आधी रोटी एक दूसरे के लिए बचा कर रखते थे। एक रात जब ठंड इतनी थी कि खून जम जाए, एडी बुरी तरह टूट चुके थे। उन्हें अपने माता पिता की याद आ रही थी और वो हार मान लेना चाहते थे। वो उस बिजली वाले तार की तरफ जाने वाले थे जिसे छूते ही सब खत्म हो जाता। तभी कर्ट ने उन्हें पीछे से पकड़ा। उसने एडी के कान में कहा, एडी, पागल मत बनो, तुम्हें जिंदा रहना है। तुम्हें बाहर जाकर दुनिया को बताना है कि यहां क्या हुआ। अगर तुम मर गए तो तुम्हारे माता पिता की यादें कौन जिंदा रखेगा। कर्ट ने एडी को एक सपना दिया, एक अच्छी कॉफी और एक आजाद सुबह का सपना। उस छोटी सी बात ने एडी को उस रात मरने से बचा लिया। एक सच्चा दोस्त वही है जो आपकी आंखों में तब उम्मीद ढूंढ ले जब आप खुद अंधेरे में खो गए हों। एक समय ऐसा आया जब एडी बीमार पड़ गए। कैंप में बीमार होने का मतलब था मौत। लेकिन कर्ट ने हार नहीं मानी। वो चोरी छिपे एडी के लिए दवाइयां और थोड़ा ज्यादा खाना लाने का रिस्क लेता रहा। अगर नाजी उसे पकड़ लेते तो उसे तुरंत मार दिया जाता। एडी कहते हैं, कर्ट ने अपनी जान दांव पर लगा दी ताकि मैं सांस ले सकूं। कर्ट की उस निस्वार्थ सेवा ने एडी को सिखाया कि इंसानियत किसी भी दीवार या जुल्म से बड़ी होती है। एडी और कर्ट ने एक दूसरे को मजबूत रहने की कसम दी। वे रोज एक दूसरे से कहते थे, आज का दिन निकल गया, बस एक और दिन। वे हंसते थे, वे पुराने दिनों की बातें करते थे, और वे उन नाजियों के सामने मुस्कुराते थे जो उन्हें तोड़ना चाहते थे। नाजियों के पास बंदूकें थीं, ताकत थी, लेकिन एडी के पास एक वजह थी, जिंदा रहने की वजह। लाइफ इज शेयर्ड, यानी जिंदगी अकेले जीने के लिए नहीं है। अगर आपके पास एक भी ऐसा इंसान है जिसे आप अपना कह सकें, तो आप कभी नहीं हार सकते। एडी और कर्ट ने उस नर्क में स्वर्ग का एक छोटा सा कोना बना लिया था। अकेला इंसान टूट जाता है, लेकिन दो लोग मिलकर पहाड़ भी हिला सकते हैं। कभी कभी एक छोटा सा शब्द, हिम्मत मत हारो, किसी की जान बचा सकता है। दोस्तों, जनवरी 1945 का वो महीना, रूस की सेना करीब आ रही थी और नाजियों में खलबली बची हुई थी। उन्होंने ऑशविट्ज को खाली करने का आदेश दिया। लेकिन ये आज़ादी नहीं थी। उन्होंने हजारों कैदियों को कड़ाके की ठंड में मीलों पैदल चलने पर मजबूर किया। इतिहास इसे डेथ मार्च कहता है, क्योंकि इस रास्ते पर सिर्फ मौत का पहरा था। एडी लिखते हैं कि तापमान -20 डिग्री से भी नीचे था। उनके पास ना तो ढंग के कपड़े थे और न ही जूते। वे सिर्फ फटे हुए चिथड़ों और लकड़ी के टुकड़ों को पैरों में बांध कर चल रहे थे। एडी कहते हैं, अगर आप रुक गए तो आप मर गए, अगर आप गिर गए तो आप मर गए। नाजी गार्ड्स घोड़ों पर सवार थे, और जो भी कैदी थकान से धीमा पड़ता उसे तुरंत गोली मार दी जाती थी। सड़क के दोनों तरफ लाशों के ढेर लगे हुए थे। सफेद बर्फ धीरे धीरे लाल होती जा रही थी। एडी के पैर जम चुके थे, उनके शरीर ने जवाब दे दिया था। हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे हजारों सुइयां चुभ रही हों। एडी कहते हैं, एक वक्त ऐसा आया जब मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और सोचा कि बस अब और नहीं, मैं यहीं बर्फ में सो जाना चाहता हूं। तभी उन्हें एक मजबूत हाथ का सहारा महसूस हुआ।
वो कर्ट था। कर्ट भी बुरी तरह थका हुआ था, लेकिन उसने एडी का हाथ थाम लिया और उनके कान में चिल्लाया, एडी पागल मत बनो, तुम्हें जिंदा रहना है। तुम्हें बाहर जाकर दुनिया को बताना है कि यहाँ क्या हुआ। अगर तुम मर गए तो तुम्हारे माता पिता की यादें कौन जिंदा रखेगा। कर्ट ने एडी को एक सपना दिया, एक अच्छी कॉफी और एक आजाद सुबह का सपना। उस छोटी सी बात ने एडी को उस रात मरने से बचा लिया। एक सच्चा दोस्त वही है जो आपकी आंखों में तब उम्मीद ढूंढ ले जब आप खुद अंधेरे में खो गए हों। कई दिनों तक वे बिना खाने के चलते रहे। प्यास लगने पर वे जमीन से गंदी बर्फ उठाकर मुंह में डाल लेते थे। एडी लिखते हैं कि भूख ऐसी थी कि इंसान अपनी सुध-बुध खो चुका था। लेकिन उस अंधेरे में भी एडी और कर्ट एक दूसरे को चुटकुले सुनाते, पुरानी यादें ताज़ा करते, ताकि उनका दिमाग मौत के ख्याल से हट सके। सोचिए, जहां हर पल मौत सामने खड़ी हो, वहां दो दोस्त हंसने की कोशिश कर रहे थे। नाजियों के पास बंदूकें थीं, ताकत थी, लेकिन एडी के पास एक वजह थी, जिंदा रहने की वजह। एक सुबह उन्होंने देखा कि गार्ड्स भाग चुके थे। टैंकों की आवाज सुनाई दी। वे नाजी नहीं, बल्कि अमेरिकी सेना थी। एडी और कर्ट ने एक दूसरे की तरफ देखा। वे इतने कमजोर थे कि खुशी से चिल्ला भी नहीं सकते थे। एडी लिखते हैं, जब उस अमेरिकी सैनिक ने मुझे देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने शायद ही कभी मुझ जैसा जिंदा कंकाल देखा होगा। मेरा वजन सिर्फ 28 किलो था। मैं इतना कमजोर था कि मैं खुशी से चिल्ला भी नहीं सका। मैंने बस आसमान की तरफ देखा और एक गहरी सांस ली। नर्क का दरवाजा आखिरकार पीछे छूट चुका था। जब शरीर की ताकत खत्म हो जाती है, तब मन की ताकत काम आती है। एडी और कर्ट ने साबित कर दिया कि नफरत की गोलियां दोस्ती और हौसले के कवच को नहीं भेज सकती। आपकी असली ताकत आपके डोले शोले में नहीं, आपकी विल पावर में होती है। संकट के समय एक दूसरे का हाथ थामना ही सबसे बड़ा धर्म है। एडी ने सिखाया कि एक और सांस लेना दुनिया की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। दोस्तों, 1945 का वो दिन जब अमेरिकी टैंकों ने कैंप की दीवारें तोड़ दी। सब तरफ शोर था, यू आर फ्री, यू आर फ्री, तुम आज़ाद हो। लेकिन क्या एडी वाकई आज़ाद महसूस कर रहे थे? एडी लिखते हैं, जब उस अमेरिकी सैनिक ने मुझे देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने शायद ही कभी मुझ जैसा जिंदा कंकाल देखा होगा। मेरा वजन सिर्फ 28 किलो था। मैं इतना कमजोर था कि मैं खुशी से चिल्ला भी नहीं सका। मैंने बस आसमान की तरफ देखा और एक गहरी सांस ली। आज़ाद होने के बाद एडी को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा कि उनके बचने की उम्मीद बहुत कम है। उनके शरीर के अंग जवाब दे रहे थे। लेकिन एडी ने खुद से कहा, एडी, तुम हिटलर से जीत गए हो, अब मौत से मत हारना। जैसे जैसे उनकी सेहत सुधरी, एक बहुत ही कड़वा सच उनके सामने आया। उनका घर नहीं था, उनका देश जर्मनी अब उन्हें अपना नहीं मानता था, और सबसे बड़ा दुख, उनके माता पिता और बहन अब इस दुनिया में नहीं थीं। आज़ादी का मतलब था बिल्कुल अकेला हो जाना। एडी बताते हैं कि उन दिनों उनके मन में बहुत गुस्सा था। वे लोगों से नफरत करना चाहते थे। वे कहते हैं, नफरत एक बहुत आसान रास्ता है। आप पूरी दुनिया को दोष दे सकते हैं। लेकिन मैंने महसूस किया कि अगर मैं नफरत करता रहा तो मैं आज भी उसी कैंप का कैदी हूं। एडी ने एक बहुत बड़ा फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वे अपनी बाकी की जिंदगी नफरत में नहीं, बल्कि प्यार की तलाश में गुजारेंगे। उन्होंने कसम खाई कि वे कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और हमेशा खुश रहने की कोशिश करेंगे। अस्पताल में एक नर्स ने उन्हें एक सेब दिया। एडी लिखते हैं कि वो सेब दुनिया की सबसे कीमती चीज थी। उन्होंने उसे चखा और उनकी आंखों से आंसू गिर पड़े। सालों बाद उन्होंने किसी चीज का स्वाद महसूस किया था। एडी कहते हैं, आज़ादी सिर्फ जेल से बाहर निकलना नहीं है। आज़ादी है एक फल का स्वाद लेना, बिना डरे सोना और कल की योजना बनाना। एडी धीरे धीरे फिर से चलना सीखा, फिर से बात करना सीखा और सबसे ज़रूरी, फिर से मुस्कुराना सीखा। लेकिन एडी और उनके जिगरी दोस्त कर्ट को अलग अलग रास्तों पर जाना पड़ा। आज़ादी ने उन्हें शारीरिक रूप से अलग कर दिया, लेकिन उनकी रूह हमेशा के लिए जुड़ चुकी थी। एडी जानते थे कि कर्ट के बिना वो यहाँ तक नहीं पहुँचते। आज़ादी एक उपहार है जिसे हम अक्सर हल्के में लेते हैं। एडी के लिए आज़ादी का मतलब था दोबारा एक इंसान बनना, लेकिन एक इंसान को पूरा होने के लिए प्यार की ज़रूरत होती है। असली आज़ादी मन के अंदर होती है। नफरत को छोड़ना ही सबसे बड़ी आज़ादी है। दोस्तों, नर्क से निकलने के बाद एडी एक आजाद परिंदे तो थे, लेकिन उनके पर कटे हुए थे। वो अंदर से खाली महसूस करते थे। उन्हें लगता था कि जिस इंसान ने इतनी मौत और नफरत देखी हो, क्या वो कभी फिर से प्यार कर पाएगा?
क्या कोई उसे अपनाएगा? और तभी उनकी जिंदगी में आई फ्लोरेट। एडी की मुलाकात फ्लोरेट से बेल्जियम में हुई। फ्लोरेट एक बहुत ही शांत, समझदार और खूबसूरत दिल वाली महिला थी। एडी लिखते हैं, जब मैंने पहली बार फ्लोरेट को देखा तो मुझे लगा कि शायद भगवान ने मुझे एक और मौका दिया है। एडी ने फ्लोरेट से कुछ भी नहीं छुपाया। उन्होंने अपने हाथ का वो नंबर दिखाया, अपनी कड़वी यादें सुनाई। उन्हें लगा कि शायद फ्लोरेट डर जाएंगी, लेकिन फ्लोरेट ने क्या किया? उन्होंने एडी का हाथ थाम लिया और कहा, एडी, तुम्हारा पास्ट डरावना हो सकता है, लेकिन तुम्हारा फ्यूचर हम साथ मिलकर खूबसूरत बनाएंगे। 1946 में दोनों ने शादी कर ली। ये शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं था, बल्कि एडी के लिए ये एक ऐलान था कि जिंदगी जीत गई और हिटलर हार गया। एडी कहते हैं, शादी के उस दिन मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मैं फिर से एक इंसान हूं। मैं अब सिर्फ एक सर्वाइवर नहीं था, मैं किसी का पति था। फ्लोरेट ने एडी को धीरे धीरे अंधेरे से बाहर निकाला। जब एडी को रात में बुरे सपने आते थे और वो चीखते हुए उठ जाते थे, तो फ्लोरेट उन्हें गले लगा लेती थी। उनकी मोहब्बत ने एडी के उन जख्मों पर मरहम लगाया जो किसी दवाई से ठीक नहीं हो सकते थे। जल्द ही उनके घर में खुशियां आईं। जब उनका पहला बेटा हुआ तो एडी की आंखों में आंसू थे। वो कहते हैं, जब मैंने अपने बेटे को अपनी गोद में लिया तो मुझे लगा कि मेरे माता पिता का बलिदान बेकार नहीं गया। ये बच्चा मेरी जीत है। एडी ने एक बहुत बड़ा प्रण लिया। उन्होंने तय किया कि वो अपने बच्चों को कभी नफरत करना नहीं सिखाएंगे। वो कहते थे, अगर मैं नफरत करूंगा तो मैं अपने बच्चों को भी उसी नर्क में धकेल दूंगा। उन्होंने अपने घर को खुशियों का मंदिर बना लिया। उन्होंने पुरानी यादों की कड़वाहट को अपने परिवार की मिठास में नहीं घुलने दिया। एडी लिखते हैं कि फ्लोरेट के बिना वो कभी सबसे खुश इंसान नहीं बन पाते। वो कहते हैं, पैसा आता जाता रहता है, लेकिन एक वफादार साथी की मोहब्बत ही आपको हर जंग जिताती है। उन्होंने सिखाया कि प्यार में वो ताकत है जो इंसान को मौत के मुंह से खींचकर वापस ला सकती है। चाहे रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह जरूर होती है। एडी ने प्यार को चुना और प्यार ने उन्हें एक नई जिंदगी दी। लेकिन अभी एक और बड़ा फैसला बाकी था, ऑस्ट्रेलिया जाने का फैसला, जहां उनकी किस्मत का आखिरी और सबसे शानदार पन्ना लिखा जाना था। प्यार सबसे बड़ी मेडिसिन है। ये आत्मा के घावों को भर देता है। दोस्तों, 1950 का दशक, यूरोप अभी भी युद्ध के जख्मों से कराह रहा था। एडी और फ्लोरेट ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि वे उस जमीन को छोड़ देंगे जहां की हवा में आज भी अपनों की राख की महक आती थी। वे अपने छोटे से बेटे के साथ एक जहाज पर सवार हुए और निकल पड़े ऑस्ट्रेलिया की ओर। एक ऐसा देश जिसके बारे में उन्होंने सिर्फ सुना था, जो उनके अतीत से हजारों मील दूर था। जब एडी सिडनी पहुंचे तो उनके पास न तो बहुत पैसे थे और न ही अंग्रेजी भाषा पर पकड़ थी, लेकिन उनके पास दो चीजें थीं, अपने पिता की दी हुई इंजीनियरिंग की स्किल और जिंदा रहने का जज्बा। एडी लिखते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने मेरा स्वागत बाहें फैलाकर किया। वहां किसी ने मुझसे मेरा नंबर नहीं पूछा, किसी ने मेरी जात नहीं पूछी, उन्होंने बस मेरा काम देखा। एडी ने छोटी मोटी नौकरियां की, गैराज में काम किया और धीरे धीरे अपनी मेहनत से अपना घर बनाया। वो कहते हैं, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर आपके हाथ चलते हैं तो आपका चूल्हा कभी ठंडा नहीं होगा। शुरुआत में एडी अपने अतीत के बारे में बात नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि कोई उनकी बात नहीं समझेगा, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि अगर वो अपनी कहानी नहीं सुनाएंगे तो लोग नफरत की कीमत कभी नहीं जान पाएंगे। उन्होंने सिडनी के जूइश म्यूजियम में वॉलंटियर के रूप में काम करना शुरू किया। वो वहां आने वाले बच्चों और नौजवानों को अपनी कहानी सुनाते थे, लेकिन वो उन्हें रुलाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें मुस्कुराने की वजह देने के लिए सुनाते थे। वो कहते थे, देखो, मैंने नर्क देखा है, फिर भी मैं आज खुश हूं, तो तुम क्यों दुखी हो? एडी बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की खुली हवा और वहां के लोगों के प्यार ने उन्हें पूरी तरह हील कर दिया। उन्होंने अपने मन से उस आखिरी कड़वाहट को भी निकाल फेंका। वो कहते हैं, अगर आप किसी से नफरत करते हैं तो आप उसे अपने साथ लेकर चलते हैं। वो आपके खून में दौड़ता है और आपको अंदर से खोखला कर देता है। उन्होंने नाजियों को माफ कर दिया था, इसलिए नहीं कि वो इसके हकदार थे, बल्कि इसलिए क्योंकि एडी अपनी रूह को आजाद रखना चाहते थे।
उन्होंने सिखाया कि नफरत का सबसे बड़ा बदला सक्सेस और हैप्पीनेस है। हिटलर उन्हें खत्म करना चाहता था, लेकिन एडी ने 100 साल जीकर और एक हंसता खेलता परिवार बनाकर हिटलर को बुरी तरह हरा दिया था। एडी का आखिरी संदेश बहुत ही सरल लेकिन गहरा है। वो कहते हैं, कल क्या होगा किसी को नहीं पता, इसलिए आज किसी अजनबी की मदद करें, आज अपने बच्चों को गले लगाएं, आज अपने पार्टनर को बताएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। एडी जाकू 2021 में 101 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन जाने से पहले वो हमें एक अनमोल खजाना दे गए, ये किताब। वो आज भी हमसे कह रहे हैं, मुस्कुराइए क्योंकि आप जिंदा हैं, और याद रखिए आप दुनिया के सबसे खुश इंसान बन सकते हैं, बस आपको इसे चुनना है। बाहर की दुनिया आपको दुखी कर सकती है, लेकिन आपकी आंतरिक शांति आपके हाथ में है। अंत में आपके पास आपकी यादें और आपके अपने ही रहते हैं। माफी कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी बहादुरी है। दोस्तों, ये थी एडी जाकू की अविश्वसनीय कहानी। हमें उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक ने आपके दिल को छुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें आज एक मुस्कान की जरूरत है, और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आज आप किस बात के लिए शुक्रगुजार हैं। चैनल लिसन गुड थिंक गुड से जुड़ने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।